हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक रहेगा रिकर्जन। डीएसए के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल है रिकर्जन का, पूछे मत, हद से ज्यादा काफी यूज होता है हमारे जो ट्रीज वगैरह हम करेंगे डीएसए के अंदर। तो अगर आपको रिकर्जन की नॉलेज है जीरो, आज की वीडियो के बाद आप बन जाओगे हीरो रिकर्जन के अंदर। तो अभी क्या करना पड़ेगा, रिकर्जन को हमें बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साइड चलेंगे, है ना। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हमारा रिकर्जन का। तो आज की वीडियो का टारगेट यही रहेगा कि आपको जीरो नॉलेज से आपको हायर रिकर्जन नॉलेज के साथ यहां से भेजा जाएगा। और हाँ, और ये चैलेंज भी रहेगा कि आज की वीडियो में आपको रिकर्जन इतना आसान और इतने बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा कि आपको रियरली कहीं यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव जो फोकस रहेगा आपको रिकर्जन समझाने का, वो बिल्कुल बेसिक से रहेगा, बिल्कुल बेसिक सी। तो अगर आपको इस वीडियो से बेस्ट कोई वीडियो मिले कि हाँ ये वाली वीडियो आपसे अच्छा रिकर्जन सिखा रही है, तो एक काम करना, वो वीडियो का लिंक मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, और आपको होमवर्क जरूर मिलेगा रिकर्जन के ऊपर ही लास्ट में। तो अभी हम एक बार रिकर्जन के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो रिकर्जन होता क्या है। रिकर्जन की मैं बात करूं तो रिकर्जन की डेफिनेशन रहेगी कॉलिंग अ फंक्शन इटसेल्फ until a base condition match false। जब तक जो रिकर्जन एक फंक्शन है, फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता रहेगा। तो रिकर्जन हम यूज क्यों करते हैं? रिकर्जन को यूज इसलिए करते हैं कि हमें, जैसे हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं। हमें 1 से लेके 5 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाना है। 1 से लेके 5 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाना है। रिकर्जन तो यूज होता है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स के अंदर तोड़ देता है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ के उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, पहले उसकी एक छोटे छोटे पार्ट्स बना देंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम के अंदर तोड़ देगा, टुकड़ों में तोड़ देगा, उसके बाद में उस प्रॉब्लम को वो सोल्व करता है। ठीक है, तो जैसे मेरे फॉर एग्जाम्पल 1 to 5, ये बड़ा बेसिक एग्जांपल है कि इसे हमें रिकर्जन के जरिए प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे उस वक्त? देखो, हमें प्रिंट क्या करना, 5 करना है। 5 जैसे 4, इसी का प्रॉब्लम क्या है, 4, छोटी प्रॉब्लम 4 है, फिर 3, 2, उसके बाद में 1। मान के चलो 5 एक n मेरे पास वेरिएबल होगा, n कोई n नंबर है। ठीक है, जो अभी किसको रेफरेंस दे रहा है, 5, उस n की वैल्यू क्या है, 5। तो ये क्या होगी इसकी, n-1। सिंपल। इसी की छोटी प्रॉब्लम क्या है, n-1। इसकी छोटी प्रॉब्लम क्या रहेगी, n-2। सिंपल सी बात है इसके लिए। और इसके लिए क्या रहेगी, n-3। इसके लिए छोटी प्रॉब्लम है ना। इसके लिए आगे क्या हो रहा है, n-4। जो इसके लिए एक चीज n था, n से छोटी होके छोटी प्रॉब्लम कर दी n-1, n- से n-2, फिर उसके बाद में n-3। अब n एक प्रॉब्लम थी, उसको हमने क्या कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया बेसिकली, है ना। इसी तरीके से आपका रिकर्जन काम करेगा कि रिकर्जन क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को टुकड़ों में तोड़ देगा, उसके बाद में आपको क्या देगा, वो सोल्यूशन देगा। ठीक है, एक चीज और नेक्स्ट। अब ये चीज हमारे सामने आती है कि रिकर्जन को ना दो मेन चीज होती है रिकर्जन के अंदर। एक फंक्शन जब कॉल होता है रिकर्जन का, तो उसके अंदर 2 मेन चीज होती है। एक तो होती है आपकी बेस कंडीशन, दूसरा होता है फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जो फंक्शन खुद को, या फिर उसको रिकर्सिव कॉल भी बोल देते हैं। ठीक है, मान के चलो जैसे ये है बेस कंडीशन और आपका रिकर्सिव कॉल क्या होती है वो समझते। उससे पहले बेस कंडीशन को समझते हैं। देखो, हमें करना क्या था, हमें प्रिंट करना 1 2 3 4 5 तक प्रिंट करना है। तो स्टार्ट कहां से हुए हम, ये तो हमारा स्टार्ट इनिशियलाइजेशन है। एंड कहां पे होगा हमारा, 5। तो हमारा जैसे लूप को याद करो, लूप के अंदर भी तो हमारा एक टर्मिनेट पॉइंट होता है ना, कि एक कंडीशन होती है कि यहां ही तक सिर्फ लूप चलेगा। एग्जैक्टली वैसे ही रिकर्जन में आपकी बेस कंडीशन होती है कि अगर ये बेस कंडीशन मैच होती है तो यहीं से फिर रिकर्सिव कॉल आपकी रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो हमारा तो बेस कंडीशन क्या बनेगी, जहां तक हमें रिकर्सिव कॉल को चलाना है, जहां से हमें रिटर्न लेना है उस फंक्शन को,
वहां तक आपका जो बेस कंडीशन है वो रहेगा कि बेस कंडीशन आपकी क्या होगी, जहां से हमें क्या करना है, रिकर्सिव को रिटर्न करवा देना, वो हमारी बेस कंडीशन रहेगी। हमेशा ध्यान रखना जो मेन एरर्स आते हैं या फिर स्किप होती है जो पार्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए रिकर्जन के जरिए, वो यही है कि आप या तो बेस कंडीशन गलत लगा दोगे या बेस कंडीशन को मिस कर दोगे। इन दोनों की वजह से रिकर्जन के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेनी है कि बेस कंडीशन इज मस्ट इन रिकर्जन। ठीक है, तो रिकर्जन के अंदर बड़ी जरूरी है बेस कंडीशन। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा रिकर्जिव कॉल। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, उसके बाद में क्या आएगा, रिकर्जिव कॉल का आएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मेरा f मैंने 5 लिया, मैंने एक फंक्शन बनाता हूं जिसके अंदर मैंने n भेजा। n की वैल्यू मैंने पिछली बार क्या ली थी, n की वैल्यू मैंने 5 ली थी। सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होगा वो 5 के लिए होगा, रिकर्जिव जो कॉल होगी वो 5 के लिए होगी। इसको फिर वो तोड़ेगा किसमें, फंक्शन ऑफ 4 के अंदर n-1 हमने देखा था ना, n-1 के लिए उसने तोड़ा था। अगर मैं जाऊं तो देखो n-1 फिर n-2 n-3 ऐसे तोड़ा था, फिर इसके लिए टूटेगा, फिर नेक्स्ट आगे फिर से टूटेगा, फिर आगे नई प्रॉब्लम को तोड़ेगा, ये किसके लिए तोड़ेगा, फिर फंक्शन किसके लिए, रिकर्जिव कॉल किसके लिए होगी, फिर 3 के लिए होगी रिकर्जिव कॉल बेसिकली, है ना। फिर आगे फिर से ब्रेक करेगा रिकर्जिव, तो आगे फिर से कॉल किसके लिए होगा, फिर होगा आपका f2 के लिए होगी रिकर्जिव कॉल, किसके लिए होगी, f2 के लिए होगी। फिर से इसको ब्रेक करेगा, रिकर्जिव कॉल किसके लिए होगी, f1 के लिए होगी। ठीक है, f1 के लिए होगी। मेरे को इस प्रॉब्लम में करना क्या है, 1 to 5 को प्रिंट करवाना है, काउंटिंग को 1 2 3 4 5 ऐसे रिकर्जिव के जरिए प्रिंट करवाना है। अभी आगे फिर से ये टूटेगा, अभी क्या किसके लिए टूटेगा, अभी टूटेगा f0 के लिए, f0 के लिए। ठीक है, अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को 1 to 5 काउंटिंग प्रिंट करवानी है। अब मेरा f0 आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई, रिकर्जिव कॉल करते करते 0 आ गई। अब मेरे को पता मेरे 0 को तो मेरे को प्रिंट करवाना ही नहीं है, तो यहां पे आपकी क्या बन गई, बेस कंडीशन बन गई कि जब आपकी n की वैल्यू 0 हो जाएगी उस वक्त आपको क्या कर देना है, उसे रिटर्न कर देना है, उसे आपको रिटर्न कर देना है। उसके बाद में अब ये पढ़ता जाएगा, जैसे यहां से रिटर्न होगा तो सबसे पहले इसको क्या मिला, 1, तो आउटपुट में क्या आ गया 1। उसके बाद में यहां से रिटर्न होगा, फिर से ये यहां से रिटर्न होगा, इसको फिर पढ़ेगा, बोलेगा n की वैल्यू क्या है, बोलेगा 2, तो आप क्या करोगे, प्रिंट करवा दोगे। फिर यहां से रिटर्न होके आएगा, फिर ये देखेगा कि n की वैल्यू क्या है 3, तो ये आउटपुट में क्या देगा आपको, 3 प्रिंट करवा देगा। फिर यहां से ये रिटर्न होगा, फिर इसे n की वैल्यू क्या मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी इसे 4। फिर ये यहां से रिटर्न होगा, यहां पे इसको n की वैल्यू क्या मिलेगी, n की वैल्यू इसको मिलेगी 5, तो ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिकर्जिव के जरिए आउटपुट हो जाएगी। एक जो जिसे रिकर्जिव ट्री बोल देते हैं वो भी कुछ इस तरीके की बनेगी आपकी, ये आपकी रिकर्जिव ट्री बनेगी। f0 पे जाके वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या अब हम इसको एक बार कोड करके देखें ताकि हमें प्रैक्टिकली समझ आ जाए। ठीक है, तो हम जाते हैं हमारे कोड के ऊपर, इसे रब करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, तो मैं लेता हूं इंट n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेता हूं पहले मैं। फंक्शन ये बनता है कि void, क्योंकि मेरे को रिटर्न वैल्यू कोई रिटर्न तो करवानी नहीं है, खाली एम्प्टी रिटर्न करवाना है, तो मैं void ले सकता हूं। ठीक है, तो void ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने बोल दिया कि प्रिंट n, अपने को n नंबर प्रिंट करना, तो मैंने वेरिएबल का नाम भी वैसे ले लिया। तो इंट n ले लिया मैंने यहां पे भी। ठीक है, ये n की वैल्यू यहां पे है, तो मैंने ये क्या प्रिंट n, इस फंक्शन को मैंने यहां पे कॉल कर दिया और n को यहां पे मैंने पास कर दिया। 5 की वैल्यू यहां पे पास कर दिया, n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब मैंने फंक्शन तो कॉल कर दिया। अब रिकर्जन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब फंक्शन
खुद को बार बार कॉल करे तो उसे क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं। उसके लिए हमें पता है दो पार्ट होते हैं, एक तो खुद रिकर्सिव कॉल होगा और दूसरा पहला जो होगा वो हमारा बेस कंडीशन होगी, दूसरा जो होगा वो हमारा रिकर्सिव कॉल होगा। ठीक है, तो पहले हम बेस कंडीशन लगा लेते हैं। बेस कंडीशन क्या होने वाली है, अब 5 तक काउंटिंग प्रिंट करें तो बेस कंडीशन क्या होने वाली है। अगर मैं गौर से देखूं यहाँ पे मेरी बेस कंडीशन क्या थी, ये थी बेस कंडीशन क्या थी, एन की वैल्यू जब 0 हो जाए उस वक्त मैं क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं। ये मेरी बेस कंडीशन थी, है ना। तो मैंने क्या किया, इफ कंडीशन चेक कर लिया पहले। इफ अगर एन की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो मेरे को क्या करना, अगर एन की वैल्यू जब 0 पहुंच जाए उस वक्त मेरे को क्या कर देना, रिटर्न कर देनी है चीजें। तो इस वक्त मैं क्या कर दूंगा, सॉरी रिटर्न कर दूंगा, उस वक्त मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर मैच नहीं होती, बेस कंडीशन मैच नहीं होती, मान के चलो अगर मैंने यहीं पे बेस कंडीशन चेक की थी, यहाँ पे 4 यहाँ पे नहीं हो रही थी, तो इसने क्या किया था, जैसे पहले क्या था, फंक्शन 5 आया था, उसके बाद में अगर बेस कंडीशन मैच नहीं होती तो किसको कॉल करेगा, F4 को। F4 क्या था, n-1 फंक्शन कॉल हुआ क्या, n-1, है ना। तो क्या होगा, यही फंक्शन आपका फिर से कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन आपका फिर से कॉल हो जाएगा, लेकिन देखो अब ये फंक्शन ये यहां पे भी तो कॉल हुआ था ना नीचे, इसमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ा, n भेजा। तो अगर हम यहां पे इसको कॉल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट तो भेजना पड़ेगा, है ना, आर्ग्यूमेंट में वैल्यू भेजनी पड़ेगी। और ये सिमिलर n तो हम भेज ही नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते n, क्योंकि अगर हमने n भेज दी तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा, है ना। और लॉजिक भी गलत है, क्योंकि अगर हम वही n भेजेंगे तो लॉजिक भी गलत है। तो यहाँ पे जैसे मान को चलो यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पे क्या है, n-1 हर बार क्या होगा, n-1 होगा। तो मैं यहां से क्या भेजूंगा, इसके अंदर n-1 भेजूंगा बेसिकली। अब मेरे को सिर्फ n-1 भेजने की जरूरत है। यहाँ पे n- जब वैल्यू क्या, n की वैल्यू जो यहाँ पे n की वैल्यू जो स्टोर होगी ना, वो क्या होगी 4 होगी। यहाँ पे वैल्यू 4 होगी, फिर अगली बार के लिए क्या होगा, n-1 ही जाएगा, वो 3 के लिए जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं n-1 है, n की वैल्यू 5 है, तो मैंने कॉल कर दिया n-1 के लिए, कॉल कर दिया, n-1 क्या होगा 4। तो अब ये जो फंक्शन अगली बार जो फंक्शन बनेगा वो किसके लिए बनेगा, n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। फिर यहाँ पे 4 होगी तो 4-1 3 के लिए कॉल होगा, फिर 2 के लिए कॉल होगा, फिर 1 के लिए कॉल होगा, फिर 0 के लिए कॉल होगा। 0 पे हमारी बेस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, वो रिटर्न करना शुरू कर देगा, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कर दिया। ये हमारी क्या होगी, ये हमारा जो पहला केस है बेस कंडीशन का है। ठीक है, और ये जो दूसरा हमारा जो पार्ट है ये किसका है, ये हमारा रिकर्सिव कॉल का है। ठीक है, तो ये हमारे दो काम तो हो गए। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को क्या करना है, रिटर्न होते टाइम मैं क्या कर रहा था, आउटपुट प्रिंट कर रहा था। रिटर्न होते टाइम जब रिकर्सिव कॉल मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद में रिकर्सिव कॉल, देखो रिकर्सिव कॉल कहां से चली, या देखो 5 से चली, फिर 4 पे चली रिकर्सिव कॉल, फिर 3 पे चली, फिर 2 पे चली, फिर 1 पे चली, फिर 0 पे चली, 0 पे बेस कंडीशन ट्रू होगी, फिर रिटर्न हुआ मैं। तो रिकर्सिव कॉल कंप्लीट होने के बाद रिटर्न होते टाइम मैंने क्या किया, आउटपुट को प्रिंट करवाया है ना। तो क्या होगा, प्रिंट कहां होगा, रिकर्सिव कॉल के बाद में। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करता रहूंगा n की वैल्यू, सॉरी प्रिंट ऑफ यूज नहीं कर सकता मैं, सी आउट C++ यूज कर रहा हूं, सी आउट n की वैल्यू का मैं यूज करूंगा इसमें। ठीक है, मैं एंडल लगा लेता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन में ही आ जाए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कोड मेरा कंप्लीटली लिख दिया है। अब जैसे मैं कोड को रन करता हूं, एक बार आउटपुट देख लेते हैं, अगर हमारी कोई गलती नहीं है तो बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आई है 1 2 3 4 5 जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, वही आउटपुट हमारी आई भी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और समझते हैं, थोड़ा हमारा लेवल बढ़ाते हैं रिकर्सिव कॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये है कि हमें क्या क्या फैक्टोरियल को प्रिंट करवाना। एग्जांपल के तौर पे मैं n की वैल्यू लेता हूं 5, n की वैल्यू क्या लेता हूं 5 लेता हूं। ठीक है, अब n की वैल्यू ली मैंने 5, अब मेरे को फैक्टोरियल प्रिंट करना है 5 का। अगर गौर से देखो n की वैल्यू 5 है, तो वैसे फैक्टोरियल होता क्या है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही होगा बेसिकली। यही होगा ना। ठीक है, 0 तो कर नहीं सकते। अगर हमने यहाँ पे 0 कर दिया बाय डिफॉल्ट, गलती से भी 0 कर दिया, तो ये सारा प्रोडक्ट जो इसका क्या बनेगा, आउटपुट क्या बनेगी 0 बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे,
जीरो नहीं करेंगे तो हमारा 1 तक ही चलाएंगे हम, ठीक है। अगर 0 तक जाएगा भी तो रिटर्न में 1 करना पड़ेगा फिर यहाँ पे, ये चीज है। तो ये हमारी फैक्टोरियल की कुछ सीरीज बनेगी 5 4 3 2 1, कुछ इस तरीके मल्टीप्लीकेशन होता है, वही एज इट इज केस है। अगर 5n है तो 4 क्या होगा, n माइनस क्या होगा 1 होगा, 3 क्या होगा n माइनस 2 होगा। कहीं कहीं रिकर्सिव बन रही है। ये रिकर्जन हमें कब यूज करना होता है, अगर आपके तुम्हारे माइंड में ये चीज एक क्वेश्चन है कि रिकर्जन हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे अब रिकर्जन यूज करें। देखो जब ये सीरीज बन रही होती है ना, जब ये सिमिलर पार्ट्स की सीरीज बन रही होती है, यहां पे हम क्या करते हैं, रिकर्जन का यूज करते हैं। जैसे n है, n-1 है, n-2 है, n-3 है। जब हमारा एक पैटर्न बन रहा होता है ना रिकर्जन का, किसी चीज का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके टुकड़े जब हम कर रहे होते हैं तब एक पैटर्न बन रहा होता है ना, तो वहां पे समझो रिकर्जन यूज करना है, ठीक है। ऐसे बनेगा। अब मैं रिकर्सिव कॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान के चलो फंक्शन क्या था, फंक्शन था मेरा 5 था, ठीक है। फंक्शन में क्या मैंने पास किया 5 किया। अब इसका मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना फैक्टोरियल। तो इसकी जो आपकी वो बनेगी, क्या लिख कर नहीं बोलते हैं, रिकर्सिव ट्री टाइप बनेगी। वो क्या बनेगी, पहले क्या होगा 5, फंक्शन 5 के लिए मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा F4, किसके लिए कॉल होगा अभी, F4 के लिए कॉल होगा, सिंपल सी चीज है। फिर F4 कॉल हो जाएगा तब क्या बनेगा, F5 को ऐसे एज इट इज रखो, F4 की आउटपुट क्या आएगी 4, मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, F3 के लिए होगा, F3 के लिए होगा, सिंपल सी चीज F3 के लिए होगा, ठीक है। जैसे पहले हमारा 5 पड़ा रहेगा एज इट इज, ठीक है, वो 4 रहेगा। अब इसके आउटपुट में क्या आएगा 3 आएगा, मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, आगे जो हमारा फैक्टोरियल निकालना है किसके लिए, n-1 वही यूज होगा 2। जब n की वैल्यू 3 हो चुकी है तो n-1 क्या होगा 2 होगा बेसिकली, है ना। फिर 5 एज इट इज हमारा रहेगा, फिर 4 रहेगा, सॉरी, फिर हमारा 3 रहेगा, ठीक है। फिर हमारा इसके लिए प्रोडक्ट क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर किसके साथ होगा, F1 के साथ में होगा, सिंपल, ठीक है। फिर से हमारी यही एज इट इज रहेगी चीजें। F1 के लिए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर चाहो फिर एड F0 के लिए कॉल होगा, जायज सी बात है, F0 के लिए कॉल होगा। अब जब 0 के लिए कॉल होगा तब आप 0 नहीं लेकर रिटर्न में 0 नहीं करवा सकते। जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक मौके पे जाके n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, आप 0 रिटर्न नहीं करवा सकते। अगर आपने 0 रिटर्न करवा दिया तो वो आउटपुट में 0 ही आ जाएगा फिर, क्योंकि मल्टीप्लाई सबकी 0 ही कर देगा वो, जितना भी प्रोडक्ट होगा। अगर मान के चलो अगर 10 है, 10 × 0 करोगे तो क्या आएगा आउटपुट में 0 ही आएगा ना। तो जब आपकी n की वैल्यू 0 पहुंचे उस वक्त आप क्या रिटर्न करोगे 1 करना। अगर 10 × 1 करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा 10 ही आएगा ना। तो हाँ, तो जब आपका n की वैल्यू 0 पहुंच जाए तब आपको क्या रिटर्न करना है 1 रिटर्न करना। तो कुछ इस तरीके की इसकी हमारी जो रिकर्सिव ट्री बन जाएगी, रिकर्जन का जो बनता है। और एक चीज ध्यान में रखना, ये जो फंक्शन होता है ना, ये हमारे स्टैक के अंदर जाते हैं सारे के सारे, ये हमारे स्टैक के अंदर जाता है। पहले F5 के लिए जाएगा, F5 के लिए जाएगा अपना, ठीक है, F5 के लिए जाएगा, फिर 4 के लिए जाएगा, फिर 3 के लिए जाएगा, फिर 2 के लिए जाएगा, फिर 1 के लिए, ऐसे डल से जाएगा। और फिर लास्ट में जाके क्या होते हैं, पॉपअप होते रहते हैं, पॉपअप होते रहते हैं ऐसे। तो इस तरीके से हमारे स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं एक एक करके फंक्शन, और फिर बाद में निकलते रहते हैं जब हम रिटर्न कर देते हैं। तो सिंपल स्टैक के अंदर ऐसे काम करती है, ठीक। तो अभी हम एक बार कोड की तरफ देखते हैं, हमें क्या करता है फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं जल्दी से फंक्शंस के नाम चेंज कर लेता हूं। अब एक चीज इस बार ना फैक्टर रख लेता हूँ, ठीक है, फैक्टोरियल निकालने की। एक चीज यहाँ पे गौर रखो, मेरे को यहाँ पे जब f की वैल्यू क्या होगी 0 होगी तब मेरे को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कर देना है मेरे को, रिटर्न मेरे को क्या कर देना 1 को रिटर्न कर देना। मेरे को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप से क्या होगा इंटीजर ही होगा, ठीक है। अगर ये इंटीजर कुछ रिटर्न करेगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हम रिटर्न करेगा, तो कुछ ना कुछ हमें स्टोर करवाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोर करवाना पड़ेगा तो फिर मेरे को यहीं पे नीचे रखना पड़ेगा, सी आउट यहीं पे देना पड़ेगा, क्योंकि
आउटपुट तो यहीं पे आ रही है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फैक्टोरियल इस ऐसे कर सकता हूँ, क्या आएगा आंसर को मैं आउटपुट में दे दूंगा। तब जैसे ये आप फैक्टोरियल ये प्रिंट कॉल होगा सॉरी फंक्शन, सबसे पहले हमें क्या है हमारे माइंड में हमें पता है रिकर्जन के अंदर दो ही चीजें मेन होती है, एक तो होता है आपका बेस कंडीशन, दूसरा होता है आपका रिकर्सिव कॉल। ठीक है, बेस कंडीशन क्या है मेरी यहाँ पे, अगर मैं गौर से देखूं मेरी रिकर्जन भाई जब n की वैल्यू 0 हो जाए ना तो n 1 को रिटर्न करती है, सिंपल सी चीज ये, n की वैल्यू जब 0 हो जाए तो रिटर्न में क्या कर देना है 1 कर देना है। तो उसके बाद में क्या है मेरी, उसके बाद मेरी मेन चीज क्या है रिकर्सिव कॉल कैसे हो रही है, रिकर्सिव कॉल कैसे हो रही है, जो पहले वाला n है इसको n-1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज ध्यान से समझ रहे हो, देखो n 5 क्या था, ये 5 था ना, n-1 से मल्टीप्लाई है, वो n पहले वाला तो था ही, फिर ये n क्या बन गया, n ये बना था, फिर n का n-1 से मल्टीप्लाई है, फिर n क्या बन गया था, फिर n यहाँ पे पहुंच गया था, n3 बन गया था, फिर n-1 के साथ मल्टीप्लाई है, फिर n मेरा यहाँ पे पहुंच गया था 2 पे तो n-1 के साथ मल्टीप्लाई है, फिर n मेरा 1 पे पहुंच गया था तो n-1 से मल्टीप्लाई है। तो क्या बना, सिंपल केस क्या बना, ये अगर गौर से देखो मैं यहीं पे रिटर्न ही कर देता हूँ ना, लगे आदि इसको आउटपुट तो हमें यहाँ पे देनी नहीं है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे इस बार रिटर्न ही कर दूं, पहले फंक्शंस के नाम सही से दे देता हूँ, ये फंक्शंस के नाम, ठीक है, रिकर्सिव कॉल करें, मैं यहीं से रिटर्न ही कर देता हूँ। रिटर्न क्या करता हूँ, क्योंकि रिटर्न तो मेरे को करना पड़ेगा ना, यहाँ इस पे इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में आंसर में सेव करवाना पड़ेगा, जो जितने भी वैल्यूज होंगी उनको प्रोडक्ट बना के उनको सेव करवाना पड़ेगा। तो मैंने क्या, मेरा अगर फिर से रिकर्सिव कॉल देखो क्या था, n मल्टीप्लाई n-1, फिर n क्या बन गया 4, n मल्टीप्लाई n-1 3, n मल्टीप्लाई n-1, n मल्टीप्लाई n-1, यही सिंपल सी चीज है। तो मैं क्या करूं, n मल्टीप्लाई फैक्ट रिकर्सिव कॉल मेरी ये रहेगी n-1, ये मेरी क्या रहेगी रिकर्सिव कॉल, और ये फाइनल में जाके क्या हो जाएगी रिटर्न रहेगी। तो क्यों ना मैं ऐसे कुछ कर सकता हूं, अभी एक मैं कोड को रन करके देख लेता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट आती देखिए 120 आनी चाहिए, वैसे 5 का 120 होता है फैक्टोरियल, तो बिल्कुल सही हमारा आया। तो क्या है हमारा आउटपुट में भी क्या आ गया 120 आ चुका है फैक्टोरियल, बिल्कुल हमारा जो रिकर्जन का कोड है वो एकदम सही प्रॉपर तरीके से वर्क किया है। तो ये आई होप आपको ना रिकर्सिव ट्री बनानी या फिर रिकर्सिव कॉल करनी, बेस कंडीशन समझनी, ये चीजें आपको अगर समझ आ गई तो आपको रिकर्सिव का क्वेश्चन जो आप लगा लोगे। ठीक है, तो अभी आपका जो रिकर्सिव का लेक्चर है वो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अभी आपको एक होमवर्क के साथ में यहाँ से विदा लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल का हो गया, हमारा नंबर प्रिंट करना होगा, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज आपने देखी होगी, क्या होता है 0 और 1, इन दोनों का प्लस क्या हो गया 1, अब इन दोनों का प्लस क्या हो गया 2, ठीक, अब इन दोनों का प्लस क्या होगा 3, अब इन दोनों का प्लस क्या होगा, पिछली दो वैल्यू का प्लस एड ऑन करना है, क्या हो गया 5, पिछली दो वैल्यू का एड ऑन करो क्या हो गया 8, एक रिकर्सिव पैटर्न बन रहा है ना, सॉरी पैटर्न जो बन रहा है, इन दो पिछले दो वैल्यू का प्रिंट करो 13, ठीक है, अब इन पिछली दो वैल्यू को प्रिंट करो 21। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ये रिकर्सिव का ही कॉल का पैटर्न बन रहा है, गौर से देखो किसके लिए बनेगा, जैसे n है, मैं रिकर्सिव एक छोटी सी ट्री बना के बता देता हूं, अब बाकी आप आगे कर ही लोगे मेरे हिसाब से। इसके लिए ट्री क्या बनेगी n-1, एक कॉल ये होएगी, दो कॉल होएगी इसके अंदर, ठीक है, और दूसरी कॉल क्या रहेगी n-2 के लिए रहेगी, ये आपकी n-2 के लिए रहेगी, सिंपल सी चीज, ठीक है। ऐसे n-1 n-2 के लिए रिकर्सिव कॉल होती रहेगी, कुछ इस तरीके से आपका फिबोनाची सीरीज प्रिंट होगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका कोड प्रिंट आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।